जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि हम इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है वो सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए उपयोगी होने वाली है। चाहे आप ITI कर रहे हो उसका एग्ज़ाम हो, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है प्रारंभिक विद्युत। इससे पहले हमने आवेश एवं स्थिर विद्युत की जो चैप्टर है उसको पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक विद्युत। तो हम बात करते हैं कि विद्युत कितने प्रकार की होती है। जो विद्युत होती है वो कितने प्रकार की होती है। विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत और गतिक विद्युत। जो स्थिर विद्युत होती है उसमें जो आवेश होता है वो स्थिर अवस्था में होता है। क्या? जो स्थिर विद्युत है उसमें जो आवेश होता है वो स्थिर अवस्था में होता है। और हम बात करेंगे कि इसमें जो आवेश के प्रभाव है, आवेश का जो प्रभाव हो उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। स्थिर विद्युत का प्रैक्टिकल हमने किया भी है और हम करते भी हैं। जैसे कभी कभी जो सर्दी का मौसम आता है उसमें क्या होता है, जब हम कंबल में या जो रजाई होती है उसमें से निकलते हैं सुबह सुबह तो उसमें से चिंगारी जैसी आपको महसूस होता है। वो चिंगारी क्या है? वो आवेश ही है। लेकिन कौन सी आवेश है? वो स्थिर आवेश है। अगर वो गति में हो जाएंगे तो वो गति विद्युत हो जाएगी। कौन सी? गतिक विद्युत। जो स्थिर आवेश है इसका कोई यूज नहीं है, प्रयोग नहीं है। लेकिन जो गतिक विद्युत होती है, जो हमारे घरों में जो लाइट आती है, विद्युत आती है, वो गतिक विद्युत की वजह से आती है। तो स्थिर विद्युत का कोई उपयोग नहीं है, इसको केवल हम पढ़ते हैं। स्थिर विद्युत हमने देख लिया, जिसमें आवेश स्थिर होता है, आवेश के प्रभाव होता है जो उसको हम अनुभव करते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि गतिक विद्युत क्या होता है। जो गतिक विद्युत होती है उसमें जो आवेश होते हैं वो गतिशील होते हैं। बोल ले तो कि इसमें जो आवेश होते हैं वो गतिशील होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं। और इसमें जो चालन होता है, चालन कहेंगे हम कि इसमें जो चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। गति की जो विद्युत है उसमें जो चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अब हम समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्थिर विद्युत होती है उसमें आवेश स्थिर अवस्था में होता है, आवेश के प्रभाव को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और हम बात करते हैं गतिक विद्युत, गतिक विद्युत का ही हम उपयोग करते हैं। और बात करते हैं कि इसमें जो आवेश होता है वो गतिशील होता है, गतिक अवस्था में होता है, इसमें जो चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और हम बात करें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब हम देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालकता होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालकता होती है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसी की वजह से ये जो गतिक विद्युत है ये संपन्न होगी। तो गतिक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इसके कारण ही चालकता होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। अगर कोई भी पदार्थ है उसके बाह्य कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो पदार्थ चालक की श्रेणी में आएगा। इससे पहले जो क्लास है उसमें हमने देखा था चालक, कुचालक, अर्धचालक सॉरी, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो हमने देखा था कि चालक वह पदार्थ होगा जिसकी बाह्य कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ही क्या कहलाएगा? चालक पदार्थ कहलाएगा। तो इसमें एक कहा कि पदार्थ के बाह्य कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही चालक पदार्थ होगा। अब हम बात करते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होने का कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने का कारण होता है अंतर आणविक बल का टूटना, अंतर आणविक बल का टूटना। तो ये जो बल होता है इसी के वजह से जो
इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन किस बंध के कारण बंधे रहते हैं? तो अंदर आणविक बल के बल से। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल समझते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है। तो हमने इससे पहले जो क्लास देखी थी उसमें हमने देखा था चालक, कुचालक, अर्धचालक, हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कॉपर। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8, 18, 1, 18 और 8 26 और 2 28 और 1 29, हो गया 29। अब इसकी जो बाह्य कक्षा है, बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो वो कॉपर कैसा कहलाएगा? कॉपर कहलाएगा चालक पदार्थ, क्योंकि इसके बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। और किसी की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी चालक पदार्थ कहलाएगा। अब क्या होगा कि जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है या तो एक हो सकता है या 2 या 3। जैसे हमने कॉपर का एग्जांपल लिया तो इसकी बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलते ही, जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है उसको ऊर्जा मिलते ही इसका जो अंतर आणविक बल है वो कमज़ोर हो जाता है और टूट जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है जो परमाणु से निकलकर भाग जाता है, इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, इसे को ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बार और समझते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। अगर जो परमाणु होता है, परमाणु में कोई हम ऊर्जा ना दे या ना ही ले, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ही हम जो परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो जो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो उस कक्षा को छोड़कर निकल जाता है, भाग जाता है। तो इसके भागने से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके भागने से ही विद्युत यानी कि गति विद्युत होती है। क्या? गतिक विद्युत उत्पन्न होती है। अब समझ में आ गया होगा कि गतिक विद्युत कैसे होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है। अब हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र, पहले यहाँ से समझते हैं कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। हमने जो चैप्टर पढ़ा था आवेश एवं स्थिर विद्युत की, उसमें हमने आवेश को पढ़ा था। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं साथियों? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब जो आवेश हैं इन्हीं में से बल रेखाएं निकलती हैं, इन्हीं से रेखाएं निकलती हैं और समाप्त होती हैं। जैसे कि जो यहाँ पे अभी हमने जो बनाया है, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे नहीं। जैसे ही हम इसमें तीर का चिन्ह लगा देंगे, क्या? तीर का चिन्ह, तो इसका मतलब हो गया कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से तो निकलती हैं, इसका मतलब है कि ये निकल रही हैं। और जो ऋण आवेश होता है उसमें विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। क्या? ऋण आवेश होता है उसमें विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश में जाती हैं। क्या? ऋणावेश में जाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। जहाँ पर आवेश होगा, आवेश के द्वारा कुछ रेखाएं निकलेंगी, उन्हें रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। अब हम बात करते हैं कि जितना बड़ा आवेश होगा या जितना अधिक आवेश होगा उतनी ही ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। क्या? जितना बड़ा आवेश होगा उतनी ही ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब हम बात करते हैं कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये तो हमने देख लिया है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में समाप्त होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं अपना पूरा बंद वक्र नहीं बनाती। जैसे कि जो चुंबक पढ़ेंगे हम, चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ये दोबारा नहीं आती, इस तरीके से नहीं आती हैं। तो ये खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती। तो ये क्या होता है कि केवल धनावेश से तो निकलती हैं और ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं, इसलिए ये हमेशा क्या बनाएंगी? खुला वक्र बनाती हैं। समझ में आ गया हो खुला वक्र क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जो समान आवेश होते हैं, अगर मान के चलो 2 आवेश है, या तो धनावेश या ऋणावेश, अगर इन दोनों को हम एक पास में रखेंगे तो ये दूसरे को धकेलेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, तो इसको ही हम कहते हैं प्रतिकर्षण। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और हम बात करते हैं कि इसमें कि
जो असमान आवेश हैं, जैसे प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। जैसे कि ये दो आवेश रखे हैं प्लस और माइनस के, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, असमान आवेश। अब हम बात करते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं हमेशा ही 90 डिग्री के एंगल पर निकलती हैं और 90 डिग्री के एंगल पे प्रवेश करती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं सदैव, इसमें एक पॉइंट तो लिख लीजिए साथियों, सदैव लंबवत निकलती हैं और प्रवेश करती हैं, दिख रहा होगा साथियों? नहीं दिख रहा तो अभी हम लिख देते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, और प्रवेश करती हैं। तो आप लिख लीजिए साथियों, सदैव लंबवत ही निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। यहाँ से हमने समझ लिया कि जो विद्युत बल रेखा होती हैं वो आवेश से हमेशा लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेंगी और 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए प्रवेश करेंगी। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम कहते हैं लंबवत। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत बल रेखाओं का प्रभाव अनुभव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान के चलो कोई आवेश है, मान के चलो प्लस का आवेश है। अब इसकी जो विद्युत बल रेखाएं मान के चलो इतने दूर तक फैली हैं। अब हम मान के चलो कि एक बिंदु बनाते हैं ए और एक बिंदु बनाते हैं ए, एक ए, तो इसमें से ए बी सी। अब हम पूछते हैं कि इसमें से विद्युत क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु आएंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें एक बी आएगा, एक सी आएगा, क्योंकि ये विद्युत बल रेखाएं हैं उनमें ये रखा है, और जो सी है इन जो बल रेखा उनसे बाहर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र में नहीं आएगा। तो विद्युत क्षेत्र सिंपल सा वह क्षेत्र होता है जहां तक विद्युत बल रेखाएं फैली होती हैं। समझ में आ गया होगा साथियों? जहां तक विद्युत बल रेखाओं का क्षेत्र होता है उसको ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि इकाई लंबाई में होने वाला विभवांतर, यानी कि विभव में अंतर। तो इकाई लंबाई में होने वाला विभवांतर, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं। मान के चलो कि ए प्लस आवेश है, माइनस आवेश भी लिख सकते हो साथियों आप। ए मान के चलो आवेश है और आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र है इसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र में इकाई लंबाई बोले तो समान लंबाई 1 मीटर या 1 मीटर लंबाई लेंगे, तो 1 मीटर लंबाई में होने वाले विभव में अंतर, मान के चलो एक यहाँ पे, एक यहाँ और यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम हर लंबाई को मापते हुए आगे बढ़ेंगे तो इसके जो विभव है, यहाँ पे विभव क्या होगा? अधिकतम। यहाँ पे विभव क्या होगा? न्यूनतम। जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे उतने ही क्या है, विभव में अंतर होता जाएगा, यानी कि विभव कम होता जाएगा। तो विभव में अंतर हमने समझ लिया कि जैसे जैसे हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो अंदर विभव अधिक होगा, बाहर जाते जाते विभव का मान कम होता जाएगा। उसको ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इकाई लंबाई में होने वाले विभव में अंतर। अब हमने बता दिया है कि हम जो लंबाई है उसको सामान्य लेना है। समान लंबाई पर हम नापेंगे विभव को, तो अलग अलग लंबाई पर जो विभव है वो अलग अलग आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं इकाई लंबाई में होने वाला विभवांतर। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। उच्च विभव अंदर की ओर उच्च विभव है और बाहर की ओर कम विभव है, इसलिए इसकी जो दिशा होती है वो इस तरीके से होती है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, इसलिए इसकी जो दिशा होती है, दिशा कैसे कि ए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर निम्न विभव की ओर होता है, इसलिए ये सदिश राशि है। इसका जो संकेत होता है वो ई होता है, ई। इसका जो सूत्र होता है वो होता है ई बराबर dV/dl।
इसका जो मात्रक हो जाएगा V वोल्ट है, विभव है तो वोल्ट हो जाएगा इसका मात्रक, और L क्या लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से वोल्ट प्रति मीटर। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, वहाँ पे हमने इसका जो मात्रक देखा था वो देखा था न्यूटन प्रति कूलम। क्या देखा था? न्यूटन प्रति कूलम। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ए भी मात्रक पूछा जा सकता है या ए भी, तो हमको दोनों याद रखना है। हमने यहाँ तक समझ लिया है। और दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि विद्युत दो प्रकार की, स्थिर विद्युत, गतिक विद्युत। हम जो उपयोग करते हैं वो गतिक विद्युत है। ये इसमें आवेश गति अवस्था में होता है। इसमें जो चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त होते हैं? अगर कोई भी पदार्थ है वो उसके बाह्य कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम ऊर्जा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन है वो अपना जो कक्षा है उसको छोड़कर भाग जाएगा और वो गति करने लगेगा। उसको ही हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बनता है वो अंतर आणविक बल टूट जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही चालकता होती है। और हमने बात की है कि विद्युत वाले रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर निकलती हैं, हमेशा खुला वक्र बनाती हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। इस तरीके से हमने देख लिया है और बात की है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी हमको कमेंट जरूर करें। और आपको कोई भी इस वीडियो में कमी लग रही हो या कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमारे जो कमेंट हो उसमें ज़रूर करें ताकि हम को पता चल सके कि हम में क्या कमी है, हम उन कमियों को सुधार सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।